कुछ सवाल हैं मेरे सिराज कुरैशी साहब से सीधे। सिराज कुरैशी साहब ने पिछले 20 सालों के अंदर एक भी बैच निकाला, कितने बैच निकाले, मेरा सवाल है ये, कितने बैचेस अभी तक निकाले और कितने कैंडिडेट्स अभी तक सिलेक्ट हुए, यहाँ से सेलेक्ट हुई इस्लामिक सेंटर की प्रीमाइसिस से। ठीक है। दूसरा मेरा सवाल है, मेरी जो नॉलेज है जीरो है, ये नील है। मेरा सवाल है कि नील क्यों है, अगर है तो बता दें। दूसरा मेरा सवाल है कि क्या कोई फाइनेंशियल बजट एलोकेट किया गया है कोचिंग के लिए? क्या कोई अभी तक बजट एलोकेट करा गया है 20 सालों में जिसमें ये ज़रूरतमंद बच्चों को, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को कोचिंग दें और स्कॉलरशिप दें? मेरे पास एक, मैंने सवाल करा था, इनका एक ऑन रिकॉर्ड मेरे पास रिप्लाई है। ये है, मैं आपको दिखा दूं, फाइनेंशियल ईयर 2015 एंड 16 की एनुअल जनरल मीटिंग के मिनट्स, उसकी डिटेल है पूरी। एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी ये 4 दिसंबर 2016 का 3 PM। इसका रिकॉर्ड मेरे पास एक है ऑन रिकॉर्ड, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस्लामिक सेंटर ने रिप्लाई दिया था। इन रिप्लाई टू द क्वेश्चन दैट द सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड टू गिव कोचिंग फैसिलिटी टू द IAS IPS कैंडिडेट्स, व्हाई दिस नॉट डन? द क्वेश्चन वाज दैट। ठीक है। एंड द प्रेसिडेंट रिप्लाइड दैट दिस, in this connection, IICC has done to its best. Rupees 33 lakhs have been so far spent, but no result has been achieved. Why? इसका रीजन बताया है, either our boys are not competent or there is some fault in our working system. That was the reply. वो उन्होंने ईमानदारी से ये बात बता दी। अभी तक 33 lakhs का हमारा 33 अच्छा 333। अच्छा ठीक है। ये उनका ऑन रिकॉर्ड रिप्लाई है इस सवाल के ऊपर 2016 में। अब इस रिप्लाई का मैं और आपके बता दूं, इस रिप्लाई का क्या और चीज़ें हैं। इस रिप्लाई में मेरा क्वेश्चन जब भी सेम था, मेरा क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं मिला था इसमें, ये उन्होंने बता दिया, खामोशी हो गई। ठीक है। मेरा क्वेश्चन था कि इस्लामिक कल्चरल सेंटर में ये जो ग्रुप है, दे सेलेक्टेड सम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, उनका उन्होंने रिहाइश का इंतज़ाम कराया, उनकी और बाकी चीज़ें का इंतज़ाम करा के, और उनको जामिया हमदर्द वाली कोचिंग में रख दिया। जामिया हमदर्द में जो कोचिंग है सिविल सर्विसेज की, वहाँ उनका, मेरा सवाल है कि इस्लामिक कल्चरल सेंटर के प्रीमाइसिस में जो वहाँ का सीरीन इन्वायरमेंट है और जिसकी वजह से ये इमारत बनी है, मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि वहाँ क्यों नहीं? और आ जाइए आप, दूसरा सवाल। अगर अलग अरेंजमेंट कर रहे हैं तो आपको बुराई क्या है, क्या प्रॉब्लम? रेगुलर हो जाएगा इस बहाने से। वहाँ जो इन्वायरमेंट होगा कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ तो रोज शादी होती, क्या इन्वायरमेंट? एजुकेशन का कहाँ से इन्वायरमेंट आ पाएगा? शादी और शादी के पार्टी अलावा और भी तो बारात। जगह है जगह। मना कर दें कि जगह नहीं है? मैं तो पूछ रहा हूँ, मना करें ना एक बार कि जगह नहीं है हमारे पास। अरे साहब, इतने ढोल नगाड़े बजते हैं, उसमें आप बच्चे पढ़ पाएंगे, आपको लगता है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि जगह ना मना कर दें पहले। ढोल नगाड़े तो हमदर्द के आसपास भी बजती, ढोल नगाड़े तो ज़कात फाउंडेशन के आसपास भी बजती। कहाँ नहीं बजते ढोल नगाड़े भाई? आपकी नीयत भी तो हो ना इस काम के लिए। और आपका तो पहला काम था, भी तो आपने मुझे मिसाल दी कि अल्लाह से डर नहीं लगता। ये तो हर मिनट और हर घंटे तो आप भी तो हक मार रहे हैं किसी का। मेरा तो सवाल था, मैं ऑन रिकॉर्ड सवाल कर रहा हूं, यही पूछ रहा हूं कि क्यों नहीं करा? क्यों बच्चों को नहीं पढ़ाया आपने? मुस्तहिक लोगों पे क्यों नहीं आपने खर्च कर रहे? 1 करोड़ रुपया आपने फना कर दिया। 1 करोड़ यार अहमद साहब, 1 करोड़। ये बता दें कि जो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की लाइब्रेरी है,
उसका कितना बजट उन्होंने बना रखा है? फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स, यही होता है लाइब्रेरी में काम, और तो कोई काम होता नहीं। कि लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं, जो उसका फंड है लाइब्रेरी का, और उसका जिम्मेदार इन्होंने किसको बनाया? लाइब्रेरी का जिम्मेदार इन्होंने किसको बना रखा है? जैसे इन्होंने हॉस्पिटैलिटी का वहाँ जिम्मेदार बनाया है, वहाँ इन्होंने किस चीज़ का और किस चीज़ का, वहाँ इन्होंने मेंबरशिप कन्वीनर बनाया हुआ है, वहाँ उन्होंने और भी चीज़ें कमेटी में बनी हुई हैं ना, कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए मतलब अलग अलग कमेटीज़ हैं ना, यूथ, स्पोर्ट्स, ओनल एक्सेट्रा। लाइब्रेरी में कौन है? लाइब्रेरी में क्या बजट एलोकेट करा अभी तक इन्होंने फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स विद द डाइवर्स इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स? आज तक कितना बजट इन्होंने एलोकेट करा लाइब्रेरी का? एक्सेसिबिलिटी एंड रेलिवेंस टू द डाइवर्स इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। सिंपल क्वेश्चन, मैं लिख के दूंगा आपको, ये जो पीडीएफ होगी। मेरी नज़र में, मेरे पास भी तो इन्फॉर्मेशन है ना, मैंने वहीं से निकाली है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, देयर इज नो क्राइटेरिया किस चीज़ में, उसके कैटलॉग तैयार कराने में लाइब्रेरी का कोई क्राइटेरिया नहीं है। कैटलॉग होता है ना, उसका इन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया हुआ लाइब्रेरी का। इंडिया इस्लामिक कल्चरल, इस लाइब्रेरी बेचारी की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। यहां ग्रुप ऑफ, ये हब ऑफ इंटेलेक्चुअल्स कहलाती है जगह, सो कॉल्ड। बताऊंगा क्यों। अब ये जो दुनिया वाली बात रह गई थी ना, वो भी मैं बताऊंगा आपसे। ये जो हब ऑफ इंटेलेक्चुअल्स की जिसको कहा जा रहा है, ये इसकी लाइब्रेरी है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। नो क्राइटेरिया एडप्ट फॉर मेंटेनिंग इट्स बुक्स कैटलॉग इन IICC एंड नो बजट एलोकेटेड टिल टुडे। हम जो बात कर रहे हैं, ये सवाल दूंगा मैं आपको, जो इसके मेंबर्स हैं जिनको आप जानते हो, या सोशल मीडिया पे आप दीजिए। आपके इस्लामिक सेंटर के काफ़ी लोग हैं जो आपके व्यूअर्स हैं, मैं जानता हूं। उनको बताइए इस बात का कि क्या बजट इन्होंने एलोकेट करा अभी तक। मेरा सवाल है सिराज कुरैशी साहब से कि क्या बजट इन्होंने एलोकेट करा लाइब्रेरी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इस रेस्टोरेंट से और इस कॉफ़ी शॉप से और इस बैंकेट हॉल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरी। वहाँ कोई जाए या ना जाए, मैंने पूछा था, मैं ये भी बता दूं, मैंने पूछा था, मेरी बात का तो खैर जवाब नहीं मिला मुझे। मेरा तो एक अजीब गरीब वहाँ हिसाब किताब है। दूसरे को ही जवाब दिया गया कि यहाँ कोई रेगुलर नहीं आता। ये जवाब दिया गया है सर। लाने के लिए आप इंतजाम करो ना भाई। कौन? आप ऐसा, मैं तो सर, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ की कमेटी, वहाँ की टीम। अब सर इंतजाम का मैं बता दूं आपको, मैं तसव्वुर कराता आपको कि आप लाइब्रेरी में जाइए, अभी कराऊंगा थोड़ी देर बाद। पूरी लाइब्रेरी में एक किताब है हजरत अमीर खुसरो पे, वो भी उर्दू में है। एक किताब, 3 किताबें हैं हिंदुइज्म पे, एक MK गांधी की है, एक बैल साहब की है शायद, और एक तीसरे का मुझे याद नहीं है ऑथर कौन है। 3 किताब मैंने ख़ास तौर से, और मैं ये आपको बता रहा हूँ, मैं सबसे पहले गया था लाइब्रेरी में 2017 में सर सैयद साहब के लिए पढ़ने के लिए। सर सैयद साहब पे मुझे किताब नहीं मिली थी 2017 में। अब 3 किताबें हैं सर सैयद साहब के ऊपर 2023 में जब मैं गया था। हसरत मुहानी पे नहीं थी किताब, मोहम्मद अली जौहर साहब पे नहीं थी किताब, नुंदरिशी, समझ गए, किताब नहीं है उन पे। हजरत हमदानी पे किताब नहीं है। और ये इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर है मेरे भाई। इस्लामिक वहां गए आप? इंडिया इंटेलिजेंस सेंटर वहां से 50 कदम दूर है, गए हैं? सटी हुई है मालूम, बराबर में है। वहां की लाइब्रेरी देखी है आपने? बहुत रिच। मेरे एक्सेस है उस लाइब्रेरी में, रिच लाइब्रेरी है। वहाँ के आपने फैसिलिटीज़ देखी हैं मेंबर्स को? ईमानदारी से बताइए, अल्टीमेट हैं। ईमानदारी से बताइए कि IICC नामी है, और दुनिया छोड़िए दुनिया, ये बेवकूफ़ी की बातें। ये भी बताऊंगा क्यों कर रखा है ये सब सिस्टम। मुझे ये बताइए कि
लोधी रोड की बात कर लीजिए पहले। दिल्ली भी बहुत बड़ी है, 25 मिलियन की आबादी है यहां। लोधी रोड की बात कर लीजिए बस आप। लोधी रोड पे आईआईसीसी मशहूर है या इस्लामिक कल्चरल सेंटर मशहूर है? दिल से बताइएगा आप मुझे, ईमानदारी से। आईआईसीसी हैबिटेट, दो ही इमारतें। आईआईसी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ज्यादा मशहूर है या हमारा इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर ज्यादा मशहूर है? बिल्कुल आईआईसी मशहूर है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर मशहूर है ना। तो आप तो बराबर वाले से ही मत खा गए, दुनिया पे क्यों चले जाते हैं आप लोग? आप तो लोधी रोड पे नहीं ठहर पा रहे यार। आप तो लोधी रोड पे ही नहीं ठहर पा रहे मेरे भाई। दुनिया, मतलब दुनिया। आईआईसी में बता दूं आपसे, बिलग्रामी साहब का कलेक्शन है 700 किताबों का, और वो 700 किताबें इस्लामिक सेंटर ले सकता था। मुझे शौक है पढ़ने का, और ख़ास तौर से कई चीज़ खामोखा, मेरा सब्जेक्ट नहीं है ये सब। मेरा एक्सेस है आईआईसी की लाइब्रेरी में, और यकीन करें जब मैंने यहाँ की हालत देखी तो मैं वहाँ गया, और मैं मेंबर भी नहीं था उस वक्त। मैं वहाँ गया कसदन, और मैंने यकीन करिए पूछा पहले उनसे, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ उस टाइम 55,000 के आसपास उन्होंने टोटल बुक्स बताई। इस्लामिक सेंटर के बारे में जब पूछा तो 2800 के आसपास यहाँ इनका स्कोर मुझे बताया, मैंने गिना मीना नहीं है। इस्लामिक सेंटर की लाइब्रेरी, इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर की लाइब्रेरी, इंडियन इस्लामिक, जो आपको एक चीज़ और बता दूं, ये मैंने ख़ास तौर से रखा था, ये रहा देखिए। ये मालूम है क्या चीज़ है? ये आईआईसी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये जो हमारे यहाँ ये हैं। आईआईसी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में और हमारे इस्लामिक कल्चरल सेंटर के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में इसको, यही सब चीज़ें हैं लेकिन ब्रॉडर हैं, बहुत बहुत बड़ा दायरा है। ठीक है, इसको इस दायरे को छोटा करके ऐसा लगता है जब आप इसको पढ़ें, इसको पढ़ने के बाद, कि उस चीज़ को छोटा करके इसमें रख दिया गया है। और जो आप कह रहे हैं ना आईआईसीसी अल्टीमेट, आईआईसी सेम है कहानी दोनों की। ये 22 साल छोटा है, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर 22 साल उम्र में छोटा है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर से। वो 1962 की पैदाइश है, ये 1984 की पैदाइश है। वो जवाहरलाल नेहरू के ज़माने का है, ये मिसेस इंदिरा गांधी के ज़माने की है। उसके लिए डॉक्टर राधाकृष्णन ने एफर्ट्स करे, राधाकृष्णन साहब ने, और इसके लिए वाइस प्रेसिडेंट हिदायतुल्लाह साहब ने एफर्ट्स करे। बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। उसमें एक थे बड़े मशहूर प्रोफेसर हुमायूं कबीर साहब, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, हुमायूं कबीर साहब, ये उनके बड़े, मतलब उसमें उनके भी एफर्ट्स हैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। और मेरे ख्याल में वो फाउंडर ऑफ ट्रस्टीज़ में से भी एक थे, मतलब नॉट फाउंडर्स, जो उनकी काबीना बनी थी उनमें से वो शायद एक थे। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है तो हुमायूं कबीर साहब थे उसमें, जो उनकी पहली कमेटी तश्कील हुई थी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। और इन लोगों ने किसकी नकल करी थी? इन लोगों ने टोक्यो इंटरनेशनल सेंटर की नकल करी थी। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ने टोक्यो इंटरनेशनल सेंटर की नकल करी थी, और वहीं से, जापान से ही आया था इसको इनॉग्रेट करने भी आदमी 62 में। बहरहाल ये क्राइटेरिया आपका नहीं है लाइब्रेरी का। इसके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बड़े बारीक हैं, बारीक इन द सेंस कि उसके लिए नज़रिया चाहिए होता है, विजन की ज़रूरत है, उसका नज़रिया होता है। मेरी नज़र में, मैं यूँ नहीं कह रहा भैया मैं ही ठीक कह रहा हूँ, 20 साल में मैंने
वो कोई भी चीज़ नहीं देखी जो मैंने कुछ आपको टॉपिक्स बताए थे जो मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में होते हुए देखी। खैर एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, इन्होंने, अब मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ सिराज कुरैशी साहब पे और उनके नायब सदर साहब पे। 2018 में सिराज कुरैशी साहब ने ये अनाउंस करा था कि वो एक्सपेंशन प्लान में जा रहे हैं, वही जो आज चर्चा चल रही है। और 18 में किया था या 10 साल से चल रहा है ये तो? नहीं, 2018 में मॉडल दिखाया गया, बड़ा खूबसूरत सा एक मॉडल बनाया था, उसको दिखाया गया था। और मैं ये भी बता दूं कि जब वो मॉडल दिखाया गया था उसमें उस मॉडल में जैसे ही अनाउंस हुआ, इट वाज ऑड टू मी कि जैसे ही उन्होंने अनाउंस करा कि फ़ौरन लोग खड़े हो गए कि 40 लाख मेरी तरफ से, 50 लाख मेरी तरफ से, 20 लाख मेरी तरफ से। आधा घंटे का मेरे ख्याल में वक्त गुजरा होगा, 4 करोड़ रुपए के आसपास वहाँ ज़बानी तौर पे आ गया था कि आप शुरू करिए। 4 करोड़ मतलब 40 लाख 50 लाख करके 4 करोड़ रुपए हो गए थे वहाँ उसी वक्त, आधा एक घंटे के अंदर अंदर। तालियां बज रही थी खूब। मेरा सवाल है सिराज कुरैशी साहब से, मेरा ये सवाल है सिराज कुरैशी साहब से कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी सिराज कुरैशी साहब को 2018 में, और सवाल आज भी है वही जो 2018 वाला था कि 12 साल पुरानी बिल्डिंग तोड़ने की ज़रूरत पड़ गई थी। – 2018 में वो बिल्डिंग तोड़ रहे थे, उसका उन्होंने मसौदा तैयार किया था जिस बिल्डिंग को उन्होंने ही 2006 में इनॉग्रेट कराया था। समझ रहे हैं आप? 2006 में बनी हुई बिल्डिंग 12 साल बाद उसको तोड़ने का मसौदा तैयार हो गया। यही तो हुआ है ना बात साहब? अरे यही तो बात थी ना, यही तो बात थी ना भैया कि 2010 में 2018 में जिसको तोड़ना है वो 2006 में ही तो तैयार हुई थी, ऑन रिकॉर्ड। मिसिस सोनिया गांधी आई थी इसका इनॉग्रेशन करने, सिराज कुरैशी साहब ने ही इसका इनॉग्रेशन कराया था, वहां लगा हुआ भी है साहब वो पत्थर। तो 12 साल पुरानी बिल्डिंग आप तोड़ने को खड़े हो गए, उसका मसौदा दिखा दिया आपने कि तोड़ेंगे इसको, और ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड मेरे पास हैं सब चीजें। सिराज कुरैशी साहब ने और उनके नायब सदर साहब ने ऐलान करा 2019 जनवरी में, सब चीजें हैं मेरे पास, कि हम 2 साल में तैयार कर देंगे इस बिल्डिंग को 7 स्टार बना के। 2 साल लगेंगे, हम तैयार कर देंगे, 2 साल में तैयार कर देंगे। 2018 में मसौदा तैयार कर लिया तोड़ने का, 12 साल पुरानी बिल्डिंग। अब मुझे एक चीज़ बताइए अहमद साहब, मेरा सवाल ये नहीं था जो मैंने अभी आपको बताया है। मेरा सवाल यह है सिराज कुरैशी साहब से कि ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी कौन सी जगह कम पड़ गई सिराज कुरैशी साहब को, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स पूरे करते में ये बिल्डिंग कम पड़ रही है उनको आज की तारीख में भी। कौन सा एम लेके चले थे जो बिल्डिंग पूरी नहीं पड़ रही उनको? एम की बात कर रहा हूं मैं, एम्स की बात कर रहा हूं, इसके बिल्डिंग के ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा हूं मैं। स्विमिंग पूल बनाना और जिम्नेजियम की बात नहीं कर रहा इसके अंदर, ना मैं इसके अंदर 3 ऑडिटोरियम की बात कर रहा हूं इस वक्त। ये सेल्फ सस्टेन बिल्डिंग है, अपना खर्चा खुद निकाल रही है। मुझे सिराज कुरैशी साहब इस बात का जवाब दें कि इसमें ऐसे कौन से एम्स हैं जो वो पूरा करना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे। भाई कोई ऑब्जेक्टिव होता है ना, आप उस बिल्डिंग में आप सदर बने कुछ एम्स और ऑब्जेक्टिव्स लेके इस बिल्डिंग के इस्तेमाल के, ये रहे वो लिखे हुए। इनमें से वो कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जो वो बिल्डिंग छोटी पड़ रही है उनको, और 12 साल पहले और 10 साल लगे उस बिल्डिंग को बनने में। 1996 से वो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 2006 तक चलता रहा वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, और इनॉग्रेट हुई। समझ रहे हैं? 12 साल पुरानी बिल्डिंग, ऐसा कौन सा ऑब्जेक्टिव्स आप तय नहीं कर पा रहे एम्स अपने जो इस बिल्डिंग में कम पड़ रहे हों?
कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये बिल्डिंग आपको कम हो रही है, ये बिल्डिंग कौन सा एम आपका पूरा नहीं हो पा रहा है इसमें। दूसरा सवाल साहब, तारीख मुझे याद है, मेरे ख्याल में 18 या 19 अक्टूबर थी वो तारीख, गौर से सुनिएगा। 2018 में 18 या 19 अक्टूबर, उसके 11 या 12 दिन बाद नॉमिनेशन शुरू हो जाने थे इलेक्शन के, नवंबर 1 से। उसमें अहमद साहब, एक ग्राउंड ब्रेकिंग अनाउंसमेंट होता है सिराज कुरैशी साहब से, उनकी तरफ से, और उनके जो ये नायब सदर साहब हैं बराबर में बैठे हुए होते हैं। अनाउंसमेंट होता है इस बात का कि तेलंगाना गवर्नमेंट से एक MOU साइन हो चुका है। आपने कहीं सुनी ये बात? मैं बता रहा हूँ आपसे, मेरे पास रिकॉर्ड है ये। तेलंगाना गवर्नमेंट से एक MOU साइन हो गया है, 40 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया है, 10 एकड़ ज़मीन अलॉट हो गई है। अलॉट लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ मैं। सैंक्शन हो गया है 40 करोड़ रुपया, 10 एकड़ ज़मीन अलॉट हो गई है, और साहब MOU साइन हो चुका है तेलंगाना गवर्नमेंट से IICC की ब्रांच के लिए। अक्टूबर 19, 2018। मेरा सवाल है सिराज कुरैशी साहब से कि वो MOU की कॉपी कहाँ है, वो कहाँ है लोकेशन जहाँ वो IICC की ब्रांच बनी हुई है। मैं वहाँ जाऊँगा और मुझे ये बताएं कि MOU जो साइन हुआ है वो सब मेंबर्स के सामने रख दें इस वक्त। अगर नहीं रखा तो मेरा इल्ज़ाम ये होगा कि आपने 2019 का इलेक्शन जीतने के लिए वो अनाउंसमेंट करा था और वो झूठा था। 2019 के इलेक्शन में सिराज कुरैशी साहब ने मैनिफेस्टो दिया था, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है। सिराज कुरैशी साहब का इलेक्शन मैनिफेस्टो जो आया था, यस, मैं आपको दूंगा, वो शाया करिएगा मेंबर्स को। उसमें उनका एक वादा था, वादे उसमें कई थे। एक वादा मैंने लिख रखा है, जो मैं जिस चीज़ के लिए मैं लकीर पीट रहा हूँ इस्लामिक सेंटर में, वो एम्स के लिए ही हैं लकीरें। उस वादे में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता दूं लफ्ज़ बा लफ्ज़। IICC इज़ ऑलरेडी कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर एस्पिरेंट्स ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये IICC का नाम है इसमें। ऑलरेडी कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर एस्पिरेंट्स ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जामिनेशन। The coaching for the civil services examination of UPSC and states will start soon. ये बोल रहे हैं वो 2018 में। The process of selection of students for this coaching is already commenced. ये 18 में बोला जा रहा है। The target of team is to give our country at least 50 successful candidates to the services every year. 50 कैंडिडेट्स का टारगेट था। कैंडिडेट्स की तलाश शुरू हो गई थी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जामिनेशंस ऑलरेडी चल रहे थे IICC में, दे रही थी IICC। उसकी मुझे डिटेल चाहिए। मुझे वो जो ट्रेनिंग चल रही थी उनकी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की और स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन की, उन लोगों की मुझे डिटेल चाहिए। और वो जो 50 एस्पिरेंट्स उन्होंने ढूंढे हैं 6 साल पहले, जिसकी तलाश शुरू हो गई थी, और जिसका 50 स्टूडेंट्स पर एनम जो उन्होंने टारगेट रखा था 2006 में, उसकी डिटेल चाहिए होगी मुझे साहब। अगर वो नहीं दी, उनका ये मैनिफेस्टो बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, लफ्ज़ बा लफ्ज़ में पढ़ रहा हूँ। मुझे उसका जो उन्होंने उस टाइम वादा करा था उसकी प्रोग्रेस बताएं, और कितने बैचेस उन्होंने निकाल दिए एज पर हिज कमिटमेंट इन मैनिफेस्टो, उसकी डिटेल मुझे दें सिराजुद्दीन कुरैशी साहब। मुझे ना दें, मेंबर्स को बताएं। ठीक है साहब। ये जो इस्लामिक सेंटर है उसका जो वाइटल पर्पज़ है इसके इस्टेब्लिशमेंट का, उसमें मुस्लिम एम्पावरमेंट एक चीज़ है,
जिसका जो उसका मेन वन ऑफ द मेन पर्पजेस बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मिशन, जस्टिस सच्चर कमेटी, जिसकी डॉक्यूमेंटेशन, जिसका जो डॉक्यूमेंटेड पब्लिक डोमेन में आ गई थी नवंबर 2006 में। ये इस्लामिक सेंटर का यही तो काम है ना, कम्युनिटी सर्विस का और मुस्लिम एम्पावरमेंट का। मेरा सवाल सिराज कुरैशी साहब से ये है कि व्हाट स्टेप्स IICC टेकन टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जस्टिस सच्चर कमेटीज रिकमेंडेशंस। उन्होंने अभी तक क्या कदम उठाए हैं इसकी मॉनिटरिंग के लिए और उसके इम्प्लीमेंटेशंस की मॉनिटरिंग के लिए, जस्टिस सच्चर कमेटी के, उसकी मुझे पूरी डिटेल चाहिए कि IICC ने अभी तक कितना कॉरेस्पॉन्डेंस किया इस मुताल्लिक यूनियन गवर्नमेंट से और रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट से। उनका ये काम है, IICC का काम है मुस्लिम एम्पावरमेंट की बात करना, और जस्टिस सच्चर कमेटी में पूरी डिटेल बता दी गई है कि मुसलमान बाकी फेथ से पीछे है। और उन्होंने एक रिकमेंडेशन भेजी हैं जस्टिस सच्चर कमेटी की, कुछ रिकमेंडेशंस हैं जिसकी मॉनिटरिंग ज़रूरी है, और इस्लामिक सेंटर का ये काम है कि उसकी मॉनिटरिंग करने चाहिए इस्लामिक सेंटर को। तो उन्होंने क्या अभी तक डेवलपमेंट करा इसमें, अभी तक क्या मॉनिटरिंग करी, उसकी मुझे बताएं। क्या चीज़ उन्होंने अभी तक तफसील ली या नहीं ली कोई, उसका मुझे पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस चाहिए। इस्लामिक सेंटर ने जो करा हो, मुस्लिम एम्पावरमेंट उसका एम्स में शामिल है इस्लामिक सेंटर के। इसका जो इस्लामिक सेंटर का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ये भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक मैं पूछ रहा हूँ। इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में टॉलरेंस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड और लव एंड चैरिटी, इसका एक ये मकसद है इस्लामिक सेंटर का। मुझे ये बताया जाए कि सिराजुद्दीन साहब के पिछले 20 साल के दौरान सिराजुद्दीन साहब ने कितने स्टेटमेंट्स दिए, कितनी अपील्स करी यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, और कितना उन्होंने अभी तक टॉलरेंस के लिए, चैरिटी के लिए इस्लामिक सेंटर को आगे रखा। इसका ये मकसद है। मुझे ये अगर बताया जाए कि 2 चीज़ें हुई हैं पिछले साल। सिराज कुरैशी साहब का जो इलेक्शन हुआ था इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में, वो 2019 में आए थे जीतकर, उन पे लोगों ने एतमाद अपना जाहिर करा था। सिराज कुरैशी साहब ये बताएं कि 2019 से 2024 के बीच में एक चीज़ ऐसी हुई थी जो पूरी दुनिया जिससे रुक गई थी, और एक चीज़ ऐसी हुई थी कि जो इस्लामिक सेंटर से 10-12 किलोमीटर के अंदर अंदर थी। एक था कोरोना, जो हर घर में मौतें थीं, हर ख़ानदान में मौतें थीं, और हर गली से जनाजे निकल रहे थे। इस्लामिक कल्चरल सेंटर ने अपनी इमारत का, अपने रिसोर्सेस का क्या इस्तेमाल करा उस दौरान? इस्लामिक सेंटर ने क्या उस दौरान इस्तेमाल करा? क्या उनकी इमारत, इस्लामिक कल्चरल सेंटर की इमारत किसी काम आई? उनके क्या एफ़र्ट्स थे? उनकी क्या उन्होंने लोगों का साथ कैसे दिया? इसका कम्युनिटी आउटरीच भी एक मकसद है, बहुत बड़ा मकसद है इस्लामिक सेंटर का। और ये बहुत बड़ा मौका था इस्लामिक सेंटर को अपने आप को। लोगों ने 1-2 कमरों के मकान में एक कमरा समेट लिया, एक कमरे में खुद समेट गए, एक कमरा खोल दिया मदद के लिए। ये मिसालें हैं, लोगों ने, आपने सुना होगा ये मिसालें हैं। लोग सेल्फलेसली सामने पेश हुए और जितनी लोगों से मदद हुई करी, हमने भी करी। इस्लामिक सेंटर में क्या हुआ, इस्लामिक सेंटर ने क्या रोल अदा करा उस टाइम? सबसे बड़े जो दुनिया में क्राइसिस आए हैं उनमें से एक था ये कोरोना, और हर आदमी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया उस ज़माने में। सिराज कुरैशी साहब का वो वक्त था, वो सदर थे। इस्लामिक सेंटर का वो कंट्रीब्यूशन बताएं कि उस दौरान क्या था। एक दूसरा नंबर यह है कि जब दिल्ली में दंगे हुए थे, कम्युनल राइट्स, इस्लामिक कल्चरल सेंटर की तरफ से क्या आउटरीच हुआ, कितनी मजम्मत हुई एडमिनिस्ट्रेशन की, उन लोगों के पास कौन गया इस्लामिक सेंटर की तरफ से? सदर साहब गए, नायब सदर साहब गए, कौन गए?
कितने स्टेटमेंट दिए, कहाँ कहाँ इन्होंने अमन की अपील करी। दिल्ली की बात है, लोकल की, भाई आपका ये काम है, आप वहाँ बैठे हुई बगल में मरकज़ भी है जी, निज़ामुद्दीन। और मरकज़ में आप जब ये सब कुछ बगल में सब कुछ है, मुझे बताएं कि उस टाइम उन्होंने उस दौरान अपना क्या पार्ट प्ले करा। उनकी जिम्मेदारी थी, ये वहाँ बैठे हुए थे और उनके मकसदों में से एक मकसद है, ये अहम मकसद है, बताएं इसका। कोरोना में आपने क्या करा, पिछले 5 साल की चीज़ें हैं ये दोनों। और दिल्ली दंगों में आपने क्या करा, कहाँ कहाँ आपने मजम्मत करी और कहाँ कहाँ आपने अपील करी। और ये नहीं कि मुसलमानों की बात कर रहा हूँ मैं कम्युनिटीज़ की बात कर रहा हूँ। कहाँ आपने अमन की अपील करी, कहाँ आपको कमियां नज़र आईं जो आपने मजम्मत करी एडमिनिस्ट्रेशन की। बीओटीज़ हैं जो सिराज कुरैशी साहब से बागी हुई, इनके बारे में अगर मैं कहूँ आपसे ईमानदारी से तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये 6 बीओटीज़, अगर जैसे होता है ना, जुमले होते हैं, एक बातें हो जाती हैं कि भाई ये नाम गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाए, एक होता है ना कि भाई ये सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाएगा, सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाएगा किसी का। तो मैं जैसे इस्लामिक सेंटर में बोर्ड लगे हुए कि भाई ये डोनर्स थे उस ज़माने में जब ज़रूरत थी इस जगह को। तो मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि इन लोगों को मैं मुस्तहिक समझता हूँ उन गोल्डन वर्ड्स में नाम डालने के लिए। मतलब इनका नाम ऐसी जगह रखना चाहिए। इन 6 बीओटीज़ का देखिए, इनमें से 5 लोगों से मेरा वैसे ताल्लुक़ है सब लोगों से, लेकिन इन लोगों को मैंने कोई सपोर्ट वपोर्ट तो करा नहीं था, ना मेरी इतनी वो। कमर भाई से मेरा मामला थे, कमर भाई ही हम में से थे, इन लोगों से मेरा कोई टाई अप नहीं था। लेकिन इन लोगों का क्रेडिट है कि ये चीज़ को, इस्लामिक सेंटर के हालात को ये मंजर आम पे लेके आए। ये क्रेडिट इनको देना होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये हर हालत में इंटैक्ट रहे, हर चीज़ इन्होंने बर्दाश्त करी, इंटैक्ट रहे। और इनको क्या कुछ नहीं कहा गया। चंबल के डकैती ने कहा गया, डाकू कहा गया, गैंग ऑफ क्रिमिनल्स कहा गया, डकैत, चंबलिस्तान के डकैत कहा गया, जो है ऑन रिकॉर्ड है। ये सब चीज़ें बोली भी गई हैं और लिखी भी गई हैं सोशल मीडिया पे। और इनकी तरफ से एक मैंने रिएक्शन नहीं देखा, एक भी। क्यों, इश्तियाक अय्यूबी साहब क्या कर रहे थे? कौन से इश्तियाक अय्यूबी साहब? भाई मैंने इनकी तरफ से नहीं देखा किसी का रिएक्शन। अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई साहब इनकी तरफ से रिएक्शन दे रहे थे तो मैं नहीं समझता इनकी तरफ से कि, बल्कि मैं आपसे यकीन करें, मैं तो कमर भाई से पूछता था कि यार आपको ये, कमर भाई ये आपको क्या कह रहे हैं, तो यकीन करिए वो मुझसे ये कह दिया करते थे, भाई मुझे तो पता भी नहीं कि क्या लिखा जा रहा। चंबल के डकैत। और मैं तो दूसरी बात पूछ रहा हूँ, सिराज कुरैशी साहब को रोकना चाहिए था या उनके नायब सदर साहब को रोकना चाहिए था? सिराज कुरैशी साहब ने इन्हीं 5 बीओटीज़ का जो इंट्रोडक्शन दिया है अपने मैनिफेस्टो में, अहमद साहब, उसमें तो कहीं चंबल के डकैत नहीं लिखा हुआ इन लोगों को, ना कहीं इनको गैंग ऑफ क्रिमिनल्स लिखा हुआ, कहीं मैंने तो नहीं देखा। आप वो मैनिफेस्टो पढ़ लीजिएगा, 6 की फ़ोटोओं के साथ तारीफ है। 7 बीओटीज़ हैं, 6 बीओटीज़ की, इनमें से 5 बीओटीज़ की फ़ोटोओं के साथ तारीफ दी गई है। मैं फ़ोटोओं के, तो मैंने तो नहीं देखा कहीं कि भाई इन लोगों को आप गैंग ऑफ क्रिमिनल्स जो बना दिया ओवरनाइट आप लोगों ने, कि किसी बात पे हाँ नहीं कही और गैंग ऑफ क्रिमिनल हो गए ये लोग। और ये लोग कौन है भाई? एक आदमी अपने घर से निकला, पढ़ाई करी थ्रू आउट फर्स्ट क्लास, IRS एग्ज़ाम क्लियर करा उसने, ठीक है साहब। उसके बाद फिर वो पोस्टिंग पे आया, नारकोटिक्स का हेड रहा, नेशनल कॉरपोरेशन का हेड रहा, मैनेजिंग डायरेक्टर, फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर माइनॉरिटीज़। उसके बाद वो साहब चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स दिल्ली रहे, चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स मुंबई रहे, चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, सेटलमेंट कमीशन के वाइस चेयरमैन और सेटलमेंट इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन के चेयरमैन। वो क्या सुन रहा है अपने लिए? गैंग ऑफ क्रिमिनल्स।
इन्हीं 6 BOT में एक आदमी है, छोटी बात वो मुझे पता नहीं, अब मैं कहेंगे कुछ ना कुछ मुझे, तो वो एक आदमी है इन लोगों में जिसकी सर्विस की, और हाँ वो अबरार साहब जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ करीब 11-12 गवर्नमेंट के अवार्ड से नवाजे गए हैं। कमर साहब इन्हीं 6 BOTs में हैं जिनको गैंग ऑफ क्रिमिनल कहा गया कि वो ही इज़ वन ऑफ द क्रिमिनल्स। इसी दिल्ली शहर में उस आदमी की खासी सर्विस निकली है, इसी, आप तो जानते हैं ना, इसी दिल्ली शहर में ACP, DCP, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर पुलिस, हर आदमी का वास्ता पड़ता है उस आदमी से। इसी दिल्ली में रहा वो आदमी, और किसी रिसोर्सेज की कमी नहीं है अहमद भाई। ये नहीं कि आप मुझे कुछ कह रहे हैं मैं खामोश रहूँगा, आपकी कर लूँगा बर्दाश्त आपकी बात। आप कमर साहब को अगर जानते हों और आप जहाँ भी दिल्ली में जाएं, आप 10 लोगों से बात कर लीजिए जो 15-20 साल से दिल्ली में रिहाइश हो जिनकी, आप उनसे बात कर लीजिए और आप कमर साहब के बारे में पूछ लीजिए उनसे। आप किसी भी पुलिस स्टेशन चले जाइए और कमर साहब के बारे में पूछ लीजिए, छोटे से छोटे ऑफिसर से लेकर DCP तक। लोगों से आपको राय मिल जाएगी कमर साहब के बारे में अलग, और थाने में राय मिल जाएगी उनकी सर्विस के बारे में कि वो आदमी सर्विस में कैसा था। और उस आदमी को क्रिमिनल कहा जा रहा है किस वजह से? कि वो एक चीज़ पे यस नहीं करी उसने। और सर ये वो लोग हैं जिनकी पहचान इस्लामिक सेंटर से नहीं है अहमद साहब। इन लोगों की पहचान इस्लामिक सेंटर की वजह से नहीं है, इनकी अपनी पहचान है। इस्लामिक सेंटर में क्योंकि यस नहीं कहा गया तो आप इतनी इस बात पे उतारू हो जाएंगे कि उनको क्रिमिनल बोलेंगे और बुलवाएंगे। ये तो सिराज कुरैशी साहब का काम था कि भाई ऐसी बातें नहीं। इनकी तरफ से कोई रिटेलिएशन मैंने नहीं देखा साहब, आपने भी नहीं देखा होगा मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे इनकी तरफ से कोई जवाब आ रहा है। नहीं साहब, इश्तियाक अय्यूबी साहब थे, जवाब दे रहे थे, इनकी तरफ से दे रहे थे, इन्होंने बोला था इस बात को। अब बोला था कि नहीं तो ये लोग बताएंगे, लेकिन दे रहे थे। मुझे तो कोई इल्म नहीं है, मुझे कोई इल्म नहीं है इस बात का कि इश्तियाक अय्यूबी साहब कौन, मतलब मैं ईमानदारी की बातें मैं जानता भी नहीं। मैं भी नहीं जानता हूँ, मैंने नाम सुना है सिर्फ, मुझे मालूम नहीं उस चीज़ का। इन्होंने मेरी नज़र में इन्होंने बर्दाश्त करी ये सब चीज़ें, ये चीज़ों को मंजर आम पे लेके आए, ठीक है साहब। और इन्होंने इंटैक्ट रहे। ये जो कहा जा रहा है कि साहब प्रेसिडेंट का लड़ना था, वाइस प्रेसिडेंट का लड़ना था, इलेक्शन इस वजह से बागी हो गए, भाई प्रेसिडेंट एक पोस्ट है, वाइस प्रेसिडेंट भी एक पोस्ट है, और ये कितने हैं? 6। इंटैक्ट रहे, अपनी जगह पे कायम रहे ये लोग, और अहमद साहब आज तक कायम है। अब कहाँ कायम है? आपने तो तोड़ लिया ना। मैंने कहाँ तोड़ा साहब, मेरे साथ तो मैं तो खुद बागी हूँ, मैं तो लगा हूँ कमर भाई के साथ, मैंने कहाँ तोड़ा। लेकिन बाकी 5 का जिक्र तो आप नहीं कर रहे हैं ना, आप तो 3 का जिक्र कर रहे हैं। बाकी 5 कौन है? कमर भाई का ही आप तो जिक्र फरमा रहे हैं ना। बाकी 5 बाकी 5 भाई, बाकी 5 अपनी जगह हैं, बाकी 5 अपनी जगह हैं। अगर आप ये मुझसे ये सोचें मेरे बारे में कि हम लोग इलेक्शन का क्या सोच रहे हैं, आने वाले वक्त का क्या सोच रहे हैं, तो उसके लिए तो हम 30 अप्रैल की तैयारी करेंगे, 30 अप्रैल का इंतज़ार करेंगे। ठीक, उसके लिए पहले हम 30 अप्रैल का इंतज़ार करेंगे, और 30 अप्रैल को जो सूरत हाल होगी वो तो सबके सामने होगा। 30 अप्रैल के बाद बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इलेक्शन के हाँ, इलेक्शन लड़ाएंगे, जम के लड़ाएंगे इंशाअल्लाह।